आज हम गुण संधि के बारे में बात करेंगे। कुछ सामान्य और सरल तरीकों से गुण संधि का प्रयोग करना सीखेंगे। गुण संधि में इन स्वरों का प्रयोग हम करेंगे। आप देख रहे हैं स्वर है मेरे पास अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ध्यान दें तो हर एक स्वर को एक लाल घेरे में बताया गया है। लाल घेरे का अर्थ यह है कि वो एक घर है, उस घर में ये स्वर यहाँ पर है और उस घर को एक संख्या से ऊपर लिखा गया है। यानी 5 घर हैं, 5 परिवार हैं भिन्न भिन्न तरह के, लेकिन री एक ऐसा स्वर है जिसे कोई घर नहीं दिया गया, कोई संख्या नहीं दिया गया, लेकिन हमें उसका भी प्रयोग करना है। कैसे उसका प्रयोग करेंगे मैं आपको आने वाले समय में बताता चलूँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। गुण का सामान्य अर्थ हमें पहले समझना है। गुण का अर्थ क्या है? गुण का अर्थ है गुणा, या जिसको कह ले मल्टीप्लाई। किसी चीज़ में गुण तब होता है जब उसमें कुछ गुणवत्ता बढ़ जाती है तो उसकी क्वालिटी, उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक वृद्धि या मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम करेंगे? आप इसको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। 2 गुणा 3 का उत्तर यदि मैं कहूँ क्या 5 होता है? सबसे पहले आपका जवाब आएगा नहीं। यदि 2 गुणा 3 का उत्तर क्या 6 आता है तो आपका जवाब आएगा हाँ, बिल्कुल सही। दोनों जगह संख्या समान है, 2 और 3 संख्या समान है लेकिन उत्तर भिन्न है। वो इसलिए कि जब गुणा करते हैं तो उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है, और जो 5 उत्तर आना चाहिए था वो 5 उत्तर नहीं आया। यानी वो एक घर को छोड़ दिया और एक घर को छोड़कर अगले घर पर पहुंच गया। वो संख्या एक घर को छोड़कर 5 के संख्या को छोड़कर 6ठे संख्या पर पहुंच गया, तो ये उत्तर आपका सही हुआ। ठीक इसी तरह से गुण संधि में भी हमें प्रयोग करना है कि आपको एक घर छोड़ना ही है। यदि आप एक घर छोड़ के दूसरे घर तक पहुंचते हैं तो आपका गुण संधि का प्रयोग करने में आप समर्थ हो जाएंगे। अब आप देखें यहां पर कि मेरे पास गुण संधि का प्रयोग करने की विधि मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो स्वर है, पहला जो घर है, आप उसको देख रहे होंगे, वो ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। अ या आ, घर संख्या 1। इसका अर्थ ये हुआ कि संधि में यानी गुण संधि में जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में अ या आ का होना अनिवार्य है। अ या आ से भिन्न कोई स्वर प्रथम पद में हो ही नहीं सकता। अब यहां पर देखिए रमा जमा ईशः। रमा में जो अंतिम स्वर है, प्रथम पद है रमा, उसका स्वर जो है अंतिम स्वर वह है आ, यानी प्रथम परिवार से आपको यहां पे दिख गया। और जो दूसरा पद है वह ईशः यानी दीर्घ ई से प्रारंभ होता है। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ऊपर अर्धचंद्राकार जो रेखा दिख रही है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न स्वरों का समावेश है। प्रथम पद में घर संख्या 1 से एक स्वर है और द्वितीय जो पद है उसमें घर संख्या 2 से एक स्वर है, वो दीर्घ स्वर है। स्वर कोई सा भी हो सकता है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन परिवार संख्या आपको देखना है कि परिवार संख्या 1 और परिवार संख्या 2 के स्वर हैं, भिन्न भिन्न स्वर हैं। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक घर छोड़ना है। यानी जो 2 संख्या है, परिवार संख्या 2, जब आप संधि करेंगे तो उस 2 संख्या के बाद घर संख्या 2 के बाद एक घर को छोड़ना है। यानी 2 के बाद एक घर आपका है तीसरा घर, तीसरे घर को आपको छोड़ना है और वो तीसरे घर को छोड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे चौथे घर पे। चौथा घर यानी जहां पर 4 संख्या लिखा हुआ है, री को कोई संख्या नहीं दिया हुआ, इसलिए उसे घर नहीं समझेंगे हम। चौथे घर पे पहुंचते हैं और चौथे घर पे जो संख्या है वह है, आप देख रहे हैं कि लाल अक्षर से लिखा हुआ है। यानी गुण संधि में हम इस लाल अक्षर यानी ह्रस्व ए का प्रयोग करेंगे। कैसे? आप ये देखें, रमा का अंतिम स्वर है आ, घर संख्या 1। ईशः का प्रथम स्वर है दीर्घ ई,
घर संख्या 2। अब आपको इन दोनों स्वरों को जो पीली रेखा से कट कर दिया गया है, काट दिया गया है, अब इन दोनों स्वरों की जगह पर हम भिन्न स्वर का प्रयोग करेंगे और वो है घर संख्या 4 से ह्रस्व ए का। जब ह्रस्व ए का प्रयोग करेंगे तो ये जो ऊपर रमा और ईशा के जो स्वर हैं जिसको पीली रेखा से काट दिया गया है, अब उसकी जगह पर, उन दोनों स्वरों की जगह पर ए स्वर का प्रयोग होगा, ह्रस्व ए का। तो इस तरह से हमारे पास नया शब्द बनता है रमेशः। दूसरा शब्द है नर जमा इंद्रः। आप यहां पर ध्यान दें, नर का अंतिम वर्ण है र। र का जब विच्छेद स्वर विग्रह करेंगे तो हमारे पास स्वर आता है अ, जो प्रथम घर से है। प्रथम परिवार का सदस्य यहां पर अवश्य होना चाहिए। दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो पद है, उसको प्रारंभिक शब्द है ई, जो मैंने कट कर दिया। अब अ और ई है आपका द्वितीय पद। एक घर छोड़ना है, दूसरे घर के बाद आपको एक घर छोड़कर पहुंचना है, एक ही घर छोड़ना है, एक घर जंप करेंगे और आप घर पे पहुंचते हैं चतुर्थ घर पे, यानी उस घर का जो ह्रस्व स्वर है वह ए का प्रयोग करेंगे। उन दोनों जगहों पर ई और अ की जगह पर ए स्वर का प्रयोग करेंगे और मेरे पास नया शब्द बनता है नरेंद्र। इसी तरह से कुछ उदाहरण मैं और यहां पर आपको बताता हूं। मेरे पास दूसरा शब्द है जल जमा ऊर्मि। प्रथम पद में आप देख रहे होंगे अंतिम स्वर जो है वह है अ, ल में स्वर है अ, प्रथम पद से, प्रथम परिवार से, जो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा उसी परिवार से होगा। प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह प्रथम परिवार से, पहले परिवार से, परिवार संख्या 1 से ही होगा। और दूसरा जो शब्द है ऊर्मि, उसका प्रथम स्वर वो है आपका ऊ, दीर्घ ऊ, परिवार संख्या 3। आप यहां पर देख रहे हैं कि परिवार संख्या 1 और परिवार संख्या 3 का कॉम्बिनेशन है, ये संयोजन है। अब इसका प्रयोग हमें करना है, तो कैसे करेंगे? गुण संधि में आपको करना क्या है, घर संख्या 3 के बाद आपको एक घर छोड़ना है, एक घर छोड़ेंगे। नंबर 3 के बाद नंबर 4 आता है, नंबर 4 घर को छोड़कर आप नंबर 5 घर पर पहुंचेंगे। री को कोई संख्या, कोई घर नहीं दिया, इसलिए उसको हम स्किप कर देंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। घर संख्या 4 को छोड़ना है और 5वें पे पहुंच जाएंगे आप। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा, जल में स्वर है अ और ऊर्मि में स्वर है उ। अब ये दोनों जो स्वर हैं, इन दोनों स्वरों की जगह पर जिस स्वरों का प्रयोग करना है वह है घर संख्या 5 से। 5 में भी जो लाल अक्षर में लिखा गया है ह्रस्व ओ, उस ह्रस्व ओ का प्रयोग करेंगे और ये ह्रस्व ओ इन दोनों स्वरों की जगह ले लेगा। और जगह लेने पर जो नया शब्द बनेगा, संधि जो होगा वो होगा जलोर्मि। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण और मैं लेता हूं, गंगा जमा उदकम। अब यहां पर भी देखें कि गंगा का अंतिम जो स्वर है वह है आ, प्रथम पद से अनिवार्य रूप से है, और उदकम का प्रथम स्वर है उ, परिवार संख्या 3। अब आपको करना क्या है कि 3 परिवार संख्या 3 जो है वहां से एक कदम आपको आगे चलना है, एक घर छोड़ कर जाना है। एक घर आपका है घर संख्या 4। जब आप इसको छोड़ेंगे तो पहुंचते हैं घर संख्या 5 पर। 5 का वो जो ह्रस्व स्वर है, यानी ह्रस्व ओ, उस ओ का प्रयोग करेंगे। यानी गंगा का आ, उदकम का उ, इनकी जगह ले लेगा ह्रस्व ओ और मेरे पास नया शब्द बनेगा गंगोदकम। आपको एक घर छोड़ना ही पड़ेगा। एक चीज यहां पे ध्यान रखें,
कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी का प्रयोग दिख रहा है आपको। जीवन में हमेशा पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। यदि मैं बात करूं नंबर 1, घर संख्या 1 और घर संख्या 4 का प्रयोग करना हो मुझे गुण संधि में, तो एक घर छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। यदि एक घर छोड़ते हैं, 5 नंबर घर संख्या को छोड़ते हैं, तो आप आगे कूदेंगे तो ज्वालामुखी में आप गिरेंगे, आप भस्म हो जाएंगे। इसका मतलब आप आगे बढ़ नहीं सकते। पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है कि जीवन में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं लौटना है। तो पीछे आप जा नहीं सकते, आगे जाते हैं तो ज्वालामुखी है। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ 1 और 4 का कॉम्बिनेशन गुण संधि में होगा ही नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखें, 1 और 4 या 1 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा नहीं, क्योंकि आगे आपको ज्वालामुखी, आगे ही बढ़ना है, जीवन में पीछे नहीं लौटना है। आप आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि ज्वालामुखी है और पीछे लौटने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए जब आप आगे पीछे बढ़ नहीं सकते तो 4 और 5 का गुण संधि में प्रयोग नहीं हो सकता। अब मैं कुछ जो री है, अब इसका प्रयोग मैं बताता हूं कि इसका कैसे प्रयोग करेंगे। देव जमा ऋषि, अब इसका प्रयोग हमें करना है। प्रथम पद का अंतिम स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम स्वर है री। अब आप इसमें ध्यान दें कि री का प्रयोग कैसे करना है। अ री, ये आपका कटा, देव का अ, ऋषि का री। बहुत सामान्य है, गुण संधि में अ के बाद यदि री हो तो ये अर में बदल जाता है। अर यानी र आधा है, देव में से अ निकल गया, अ आधा हो गया, फिर से अ जुड़ जाएगा। अर और री का र, अर्ध र, आधा र। तो ये मेरे पास जब हम इसको संधि करेंगे तो मेरे पास नया शब्द बनेगा देवर्षि। चूंकि र आधा है इसीलिए श के ऊपर मात्रक के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे पास देवर्षि, केवल चूंकि री का कोई घर संख्या नहीं है इसीलिए आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये नियम है कि री अर में बदल जाएगा और इस तरह से देवर्षि, यदि उच्चारण देखें तो अर के उच्चारण थे देवर्षि, तो ये इस तरह से री का प्रयोग हमें करना है। वर्षा जमा ऋतु, वर्षा में जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर है, स्वर है, वह है आ, और ऋतु का री प्रथम स्वर। अब इसकी जगह पर आपको क्या प्रयोग करना है? अर का प्रयोग करना है, यानी आ की जगह पे अ आएगा, री की जगह पे र का प्रयोग, आधा र का प्रयोग करेंगे। तो ये बन जाता है मेरे पास वर्षर्तुः। इस तरह से री का प्रयोग किया जाएगा गुण संधि में। अब मैं बात करूंगा विच्छेद के बारे में, किस तरह से संधि को विच्छेद किया जाए। आपने ध्यान दिया होगा किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पीछे भी हटना है। आप ध्यान दीजिए, मेरे पास एक शब्द है वनोत्सव। सबसे पहले विच्छेद करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहला जो स्वर की मात्रा है, प्रथम स्वर की मात्रा, आपको उसे पहचानना है। यहाँ पर वनोत्सव में प्रथम जो स्वर की मात्रा है वह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा सर्कल में आते ही मेरे पास 2 शब्द आ गए अलग अलग, वन जमा तत्सवा। जो दूसरा पद है वो लाल अक्षर से लिखा गया है, इसका मतलब ये अक्षर गलत है। अब आप यहां पर ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात यह है कि गुण संधि में जब हम संधि करते हैं तो एक घर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से जब विच्छेद करेंगे तो आपको एक घर पीछे जाना है, एक घर छोड़कर पीछे जाना है। अब किस घर को छोड़ना है, प्रश्न ये है। आप यहां पर देखें, जिस जो लाल घेरे में है वह है ओ। ओ किस परिवार से संबंध रखता है? परिवार संख्या 5। जब परिवार संख्या 5 से है तो 5 के बाद आपको एक घर छोड़ना है, यानी 4 नंबर जो घर है आपको उसको छोड़ना है और उस घर को छोड़कर पहुंचेंगे आप 3 नंबर घर पे।
यानी जो लाल संख्या है, लाल अक्षर में जो लिखा हुआ शब्द है, उससे पूर्व जो डैश है वहां पर घर संख्या 3 का एक स्वर होना चाहिए। वन जो लिखा हुआ है वो सफेद अक्षर में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अर्थपूर्ण शब्द है। दूसरा शब्द अर्थपूर्ण नहीं था, इसलिए हमें वहां पर स्वर का प्रयोग करना है। तो जब आप पीछे जाते हैं तो आपके पास जो नया शब्द बनता है वो बनता है वन जमा उत्सवः। उत्सव और वन दोनों का अपना अपना अर्थ है। इसी तरह से अब मेरे पास दूसरा शब्द है नरेशः। अब नरेशः में आप ये प्रथम स्वर की मात्रा को आपको पहचानना है। ए की मात्रा है, यानी आप कट कर दीजिए। ए की आपने पहचान की और वहां से आपने इस पीली रेखा से कट कर दिया, क्योंकि रॉ के ऊपर है मात्रा तो आपने कट कर दिया। मेरे पास 2 शब्द आ गए। कट करते ही आपको 2 भिन्न भिन्न शब्द मिल जाएंगे। एक है नर और दूसरा शब्द है शह। अब शह जो है लाल अक्षर में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक गलत है। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, जबकि नर का अर्थ है। अब आप ये देखिए, ए जो स्वर है जिसको आपने पहचाना वह है ए है परिवार संख्या 4। जब परिवार संख्या 4 है तो जो लाल अक्षर वाले जो शब्द है, यहाँ पर सबसे पहले किसी स्वर का प्रयोग करना है हमें, और वो कौन सा स्वर होगा? परिवार संख्या 4 का है ए, तो आपको एक घर छोड़कर पीछे जाना है। 4 से आप एक घर छोड़ेंगे, घर संख्या 3 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़कर आप अगला जो घर है वो घर संख्या 2 है। जब 2 पे पहुंचेंगे तो वहां से एक स्वर का प्रयोग करेंगे और वो बन जाता है हमारे पास नर जमा ईशः, नरेशः। इसी तरह से मैं दूसरा उदाहरण लूं, रमेव। रमेव में जो स्वर है वह मात्रा वो ए की मात्रा। मेरे पास 2 शब्द यहाँ पर अलग अलग हो गए, रम प्लस वह। मेरे पास है रम जमा वह। अब दोनों ही लाल अक्षरों में हैं, इसका मतलब दोनों शब्द अपना कोई अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी और स्वरों की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये अपना अर्थ दे सकें। तो प्रथम पद में मैंने जैसे आपसे कहा था अ या आ का होना अनिवार्य है। यदि रम में अ तो दिख रहा है लेकिन अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यदि आप आ लगा दें, आ का प्रयोग करें तो अर्थ निकल जाएगा। और इसी तरह से एज की जो मात्रा है यानी घर संख्या 4, जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो एक कदम आप पीछे जाएंगे एक घर छोड़ते हुए, और वो घर संख्या 2 पर आप पहुंचते हैं। यानी 4 घर संख्या 3 को छोड़ेंगे, घर संख्या 2 पर पहुंच जाएंगे, और वहां से प्रथम स्वर के लिए कोई स्वर आप चुनेंगे तो मेरे पास बन जाता है जो नया शब्द रमा जमा ईवह। यानी रमा में आ की मात्रा आ गई और ईवह में घर संख्या 2 से प्रथम स्वर आ गया। इस तरह से मेरा विच्छेद सही हो गया। अब दूसरा एक और उदाहरण आपके पास मैं लेता हूं, सप्तर्षि। अब यहां पर भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्वर की मात्रा पहचाननी है। तो स्वर की मात्रा यहां पे ऊपर र की मात्रा है। र किस पे है? श और ई, यानी ई से पहले आपको एक शब्द मिल गया, आपने कट कर दिया। ई के साथ जुड़ा हुआ है तो एक कट कर दिया आपने। कट होते ही आपके पास 2 शब्द आ गए, सप्त जमा ऋषि। लाल अक्षर में ऋषि है, इसका मतलब यहां पर किसी स्वर की आवश्यकता है। और वो स्वर कौन सा है? जब ऊपर र की मात्रा जाएगा तो वो प्रारंभिक जो स्वर होना चाहिए द्वितीय पद में वो री होना चाहिए। हाँ, तो ये मेरे पास नया शब्द बनता है सप्त जमा ऋषि। एक उदाहरण और मैं लेता हूं, महोर्जा। प्रथम स्वर की मात्रा को आपको पहचानना है। प्रथम स्वर की मात्रा है यहां पर ओ, जिसको मैंने कट कर दिया। कट करते ही मेरे पास 2 शब्द मिल गए। एक शब्द होता है मह, दूसरा जो पद है वह है रजा। अब दोनों ही लाल शब्दों में है, इसका मतलब दोनों ही गलत है। और प्रथम पद का अंतिम अक्षर, अंतिम स्वर घर संख्या 1 से होना अनिवार्य है। वो या तो अ हो या आ हो। अ है
ह में, लेकिन वो अपना अर्थ देने में असमर्थ है, इसीलिए हमें आ अक्षर का प्रयोग करना है। और ओ जो है संख्या घर संख्या 5 का है। अब आपको एक घर छोड़ते हुए पीछे की तरफ लौटना है। तो जब आप पीछे की तरफ लौटते हैं, 5 संख्या है ओ, तो एक घर छोड़ेंगे घर संख्या 4, और घर संख्या 4 को छोड़कर आप पहुंचते हैं घर संख्या 3, यानी 3 के ऊ या दीर्घ ऊ का आपको प्रयोग करना है। तो आपके पास नया शब्द बन जाता है महा जमा ऊर्जा। एक और उदाहरण है महेशः। महेशः में भी यदि मैं देखूं तो मेरे पास एक ही मात्रा है, ह के ऊपर कट किया पीली रेखा से, मेरे पास 2 शब्द आ गए, और 2 शब्द है मह जमा शह। दोनों ही लाल में है, इसका मतलब गलत है। पहले पद में कोई एक स्वर होना चाहिए, अ या आ। अ से कोई अर्थ नहीं हो रहा, तो आ का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ मिल जाएगा। और एक ही मात्रा घर संख्या 4 से है, आपको एक घर पीछे जाना है छोड़ते हुए, तो आप घर संख्या 2 पर पहुंचते हैं, तो आपके पास नया शब्द आता है महा जमा ईशः। अब मेरे पास दूसरा एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, जलोर्मी। जलोर्मी में आपको पहचानना है ओ की मात्रा, पहली स्वर ओ है, सबसे पहला जो स्वर है वह ओ है। तो मेरे पास 2 शब्द मिल गए, कट होते ही आपको 2 शब्द मिल जाते हैं, जल जमा रमी। लाल अक्षर में है जो शब्द आप देख रहे हैं, उसमें एक स्वर की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपना अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि जल का एक अपना अर्थ निकल रहा, अर्थपूर्ण शब्द है। ओ की मात्रा आप देखेंगे घर संख्या 5, आपको एक घर छोड़कर पीछे की तरफ लौटना है। जब 5 संख्या है वहां पर एक घर छोड़ेंगे घर संख्या 4, और आप पीछे पहुंचते हैं घर संख्या 3। घर संख्या 3 में ऊ, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, आप इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जब प्रयोग करते हैं तो मेरे पास शब्द बनता है जल जमा ऊर्मी। इस तरह से यदि हम प्रयोग करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपका जो स्वर संधि है दीर्घ गुण संधि, उस गुण संधि का आप प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो दूसरी संधियां हैं उन संधियों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।